कैसे हैं दोस्तों? यूक्रेन रूस जंग के 460वें दिन यूक्रेन बॉर्डर से 460 किलोमीटर अंदर कैपिटल मॉस्को में 30 मई को 30 ड्रोन्स दाखिल हुए। तमाम ड्रोन्स 4-4 मीटर लंबे परों वाले ठीक ठाक साइज के अटैकर्स थे। ज्यादा नहीं, लेकिन ये इतने बड़े जरूर थे कि शहर के लोग इन्हें परवाज करते हुए देख सकते थे, इनका शोर सुन सकते थे। कुछ मॉस्को के रहने वाले, जिन्हें के मॉस्कोवाइट्स कहा जाता है, उन्होंने फजा में प्रवास करते इन ड्रोन्स की वीडियोस भी बनाई, जो कि जाहिर है दिन की रोशनी में काफी ठीक ठाक क्लियर नजर आ रही थी। उन्होंने इन वीडियोस को रशियन एरिया में मकबूल तरीन सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर भी शेयर किया और यहाँ से फिर ये ट्विटर पर भी वायरल हुआ। इन 30 ड्रोन्स का टारगेट तो न जाने क्या था, लेकिन हुआ ये कि एक ड्रोन एक 25 मंजिला रेजिडेंशियल टावर के टॉप फ्लोर से टकराकर गिर गया। बिल्डिंग को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, लेकिन इससे ज्यादा किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एक दूसरा ड्रोन पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने के सिवा और कुछ ना कर सका, और जो बाकी ड्रोन्स थे वो भी बकौल मॉस्को मेयर इधर उधर कई बिल्डिंग से टकरा कर गिर गए, और इन्होंने भी ना किसी की जान ली और ना मामूलाते जिंदगी में कोई खास फर्क डाला। साथियों, 30 मई को आने वाले ड्रोन्स की तादाद के बारे में तो इख्तलाफ है, लेकिन इन ड्रोन्स के मॉस्को पर हमले पर रूस, यूक्रेन या किसी भी गैर मुल्की मीडिया को कोई इख्तलाफ नहीं है। कुछ कहते हैं कि 30 ड्रोन्स थे, आम इतलात यही हैं, जबकि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सिर्फ 8 ड्रोन्स मॉस्को में दाखिल हो पाए। इनमें से भी 5 को उनके मुताबिक मॉस्को की हिफाजत के लिए जो पिंसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराया, जबकि बाकी 3 एक दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम इलेक्ट्रिक वॉरफेयर से नाकारा कर दिए गए, और ये भी जाहिर है गिर गए। इन दोनों नंबर्स यानी 8 और 30 के अलावा रशियन गैर सरकारी साइट्स और रशियन ब्लॉगर्स के मुताबिक भी 30 मई को 30 नहीं 25 ड्रोन्स मॉस्को में दाखिल हुए थे। अब देखें कि इनकी तादाद कितनी भी हो दोस्तों, लेकिन अहम बात यह है कि ये ड्रोन्स मॉस्को में यूक्रेन बॉर्डर से 460 किलोमीटर अंदर आने में कामयाब हुए। रास्ते में तमाम रशियन डिफेंस को नाकाम करते हुए दाखिल हुए, और इससे भी अहम बात ये कि इनमें से कुछ को उस वक्त गिराया गया जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ऑफिशियल रेजिडेंस रहायशगाह की तरफ जा रहे थे। सिर्फ 10 किलोमीटर उनके रहायशगाह से दूर थे जब इन्हें गिराया जा सका। ये प्रेसिडेंट पुतिन की दोस्तों वो रेजिडेंस है जो रशियन पावर सेंटर क्रेमलिन के अलावा है। यहाँ बहुत से रशियन ओलिगार्च, अमीर तरीन लोग रहते हैं। पुतिन का भी यहाँ पर एक महलनुमा घर है। आप सोचें कि सैकड़ों किलोमीटर रूस के अंदर आकर ये ड्रोन्स क्यों गिराए जा सके, इससे पहले ही इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सके। दरअसल रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो मॉस्को के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेट करता है, वो किसी ड्रोन को बहुत करीब आने पर ही टारगेट कर सकता है। इस सिस्टम और इस जैसे तमाम सिस्टम्स की इसी खामी को, इसी डेफिशिएंसी को दुश्मन अपने हक में इस्तेमाल करता है। वो इस तरह के मॉडर्न वॉरफेयर में जब किसी मुल्क के पास दुश्मन के रेडार सिस्टम को धोखा देने की टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसके पास स्टेल्थ ड्रोन्स नहीं होते, तो वो ये करता है कि बहुत बड़ी तादाद में दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स अटैक के लिए लॉन्च कर देता है, ताकि अगर चंद एक उसका सिस्टम गिरा भी दे, डिटेक्ट कर भी ले, तो कम से कम दुश्मन का डिफेंस मैकेनिज्म तो खुलकर सामने आ जाएगा ना, या कुछ कामयाब भी हो जाएंगे हमले के लिए। यूक्रेन की तरफ से रशियन डिफेंस सिस्टम को चेक करने की दोस्तों ये पहली बड़ी कोशिश थी, लेकिन पहली कोशिश ये फिर भी नहीं थी। ये एक माह में दूसरी कोशिश थी, दूसरी ट्राई थी। इससे पहले 3 मई को भी अमेरिकी और रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक, जो अखबारात में छपी, 2 यूक्रेनियन ड्रोन्स मॉस्को के अंदर सेनेट हॉल के करीब पहुंचकर गिराए जा सके थे। और ये सेनेट हॉल कहाँ है भला? उस जगह पर जो रूस का सदियों से फख्र है, प्राइड है, यानी कि क्रेमलिन फोर्ट्रेस के अंदर। क्रेमलिन आप जानते हैं कि रशियन पावर बेस है। ये रूस के लिए यूं ही है जैसे कि अमेरिका के लिए व्हाइट हाउस, बल्कि तारीखी तौर पर ये उससे ज्यादा अहम है। यहाँ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का प्रेसिडेंशियल ऑफिस है और एक उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस भी यहाँ है। यही फोर्ट्रेस रशियन गवर्नमेंट सेंटर भी है। इसके अंदर 5 सदियों पुराना 5 सेंचुरीज ओल्ड सेंट बासिल कैथीड्रल है। आप जो डिज्नी फिल्म्स के शुरू में ट्रॉफी कलर का टाइटल देखते हैं, मीनार से नजर आते हैं, इसका आइडिया भी इसी कैथीड्रल के मीनारों से ही लिया गया है। फिर यहाँ रूस का तारीखी सेनेट हाउस भी है। क्रिमिनल फोर्ट्रेस की तारीख सदियों पर फैली है। आज ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लाखों सयाह, लाखों विजिटर्स हर साल मॉस्को में इसी को देखने के लिए आते हैं।
इसी फोर्ट्रेस के बाहर सड़क के साथ एक खूबसूरत दरिया मॉस्कोवा रिवर बहता है। तो ये वो अहम तरीन जगह है जहां यूक्रेन से प्रवास करते हुए किसी हथियार का पहुंच जाना ही रशियन इंटेलिजेंस और रशियन पावर के लिए एक अलार्मिंग साइन है। क्योंकि अब यहाँ से प्रेसिडेंट पुतिन कितना दूर रह गए हैं अगर कोई उनको निशाना बनाना चाहता है तो। वही थ्योरी जो हमने पिछली वीडियोस में आपके सामने रखी थी कि जंग, ये यूक्रेन रशिया जंग खत्म होने की एक सूरत ये भी है कि सदर पुतिन मारे जाएं या इक़्तिदार से हटा दिए जाएं। तो क्रेमलिन पर ड्रोन हमले की कोशिश को रूस ने बिल्कुल इसी एंगल से लिया। रशियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ड्रोन अटैक्स में दरअसल रूसी सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की गई है। इत्तेफाक देखें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस भी इस हद तक जरूर कहती है कि मॉस्को में ड्रोन अटैक्स यूक्रेन की तरफ से होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी वही मुलव्विस हैं। लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इससे इनकार किया है। वो कहते हैं कि उनका मुल्क मॉस्को में क्रेमलिन पर किसी भी हमले में मुलव्विस नहीं है। उनका मौक़िफ़ है कि ये हमले रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी रूस ये नाकाम हमले खुद ही करवाता है और इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगा देता है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो जंगों में ऐसी चालबाजियां जरूर होती हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा है कि ये कौन सा पहला हमला है। यूक्रेन तो महीनों से रूसी बॉर्डर्स के अंदर हमले कर रहा है और ड्रोन अटैक्स करता ही जा रहा है। साउथ में, जनूब में ब्लैक सी के किनारे रूसी ऑयल एक्सपोर्ट की नेवल पोर्ट है नोवोरोसिस। वहां से लेकर ऊपर नॉर्थ में रूस के अंदर तक यूक्रेन महीनों से ड्रोन अटैक्स कर रहा है, जासूसी भी और हमले के लिए। रूस यूक्रेन के इन अटैक्स को एक जंगी जुर्म, वॉर क्राइम कहता है, क्योंकि आलमी कानून के मुताबिक आबादियों पर हमले करना, वो लोग जो जंग में शामिल नहीं हैं वहाँ अटैक करना वाकई वॉर क्राइम्स हैं। मगर रूस के हाथ इसमें कहाँ साफ हैं। रूस तो पहले से यूक्रेन के अंदर शहरी आबादियों पर अनगिनत हमले कर चुका है। कैपिटल कीव, समी, खार्किव, मारियोपोल और बखमूत जैसे शहर तो रूसी बमबारी ने उधेड़ कर रख दिए हैं। सिर्फ कैपिटल कीव पर 1 साल और 6 महीने के 461 दिन 461 डेज में 2500 अटैक हो चुके हैं, यानी हर रोज 5 से 5.25-6 हमले। इन अटैक्स में 8 से 9,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जबकि 15,000 से ऊपर सिविलियंस जख्मी हैं, मोर देन 15,000। तो दूसरे को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देना और खुद दुश्मन की आबादी पर, उनके शहरों पर हमले करते रहना, ये कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। और ख़ास तौर पर जो किसी के मुल्क पर हमला करे उसे ये कहना ज़ेब नहीं देता। ये जंग है और जंग में ऐसा मुमकिन नहीं कि यूक्रेन की शहरी आबादियों पर हमले हों और वो सलाहियत के बावजूद अपने दुश्मन की आबादियों को पर अटैक ना करे और उनको टेस्ट ऑफ द वॉर ना दे। मिलिट्री लॉजिक में ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो खैर साथियों, रीसेंट स्ट्राइक्स, हालिया हमले, 3 और 30 मई के मॉस्को ड्रोन अटैक्स भले आपको बेज़रर से लग रहे हों कि कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक भी नहीं हुआ, मगर इन छोटे छोटे बज़ाहिर नाकाम हमलों ने अपने 2 बड़े टारगेट्स ज़रूर अचीव किए हैं। पहला तो ये कि इन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है कि जंग के शोले, हॉरर्स ऑफ द वॉर, रशियन सिटीजन तक नहीं आएंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हमसाया मुल्क पर जंग मुसल्लत किए रखेंगे, उनके शहरियों पर बम गिराते रहेंगे, लेकिन उनके घर में किसी को खबर तक ना होगी कि उनकी हुकूमत हमसाये में आग और खून का खेल खेल रही है। ये ड्रोन अटैक्स रशियंस को उस नफ्सियाती कैफियत के करीब लाए हैं जिससे यूक्रेनियंस रोज गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं? वो ऐसे कि यूक्रेनियन सिटीज में, उनके शहरों में, खुसूसन कैपिटल कीव में जंग के सायरन रोज ही बजते हैं। जब भी रशियन मिसाइल या ड्रोन्स शहर की तरफ बढ़ते हैं तो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम एक कान फाड़ देने वाला शोर करना शुरू कर देता है, सायरन बजाने लगता है। ड्रोन के लिए अलग और मिसाइल्स के लिए अलग आवाज आती है। अगर ड्रोन वाला अलार्म शहरियों को सुनाई दे तो लोगों को, माओं को, बच्चे तक उठाकर चंद मिनटों में तहखानों में पहुंचना होता है या जो भी करीबी हिफाजती मुकाम हो वहां जाना होता है। लेकिन अगर मिसाइल हमले का सायरन बज उठे तो यही सब काम सेकंड्स में करना होता है, वरना फिर मलबे के ढेर में इंसान भी गोश्त पोश्त की एक ढेरी बन सकते हैं। अब देखें कि इस सब हंगामा हाव हू का एक तकलीफ दे नफ्सियाती असर होता है। लोग खौफ में और बेयकीनी में जिंदगी गुजारने लगते हैं, उन्हें टेस्ट ऑफ द वॉर आता है। अगर यही सिलसिला लंबा चले तो शहरी अपनी हुकूमत और फौज और इस जंग से तंग आने लगते हैं कि न जाने ये लड़ाई कब तक चलेगी, हम कब नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आएंगे।
लेकिन अगर इसके उलट शहरियों तक जंग की गर्मी पहुंचे ही ना, हॉरर ऑफ द वॉर्स जो है वो बॉर्डर से परे ही रहें, तो शहरियों को कोई मसला नहीं होता। वो जंग की खबरें एंजॉय करते हैं और ड्राइंग रूम्स में बैठकर तबसरे करते हैं और वक्त गुजारते हैं। सो अब तक यूं था कि यूक्रेनियंस तो बिटर टेस्ट ऑफ द वॉर ले रहे थे। मॉस्कोवाइट्स, रूस के लोग महफूज थे, लेकिन अब मॉस्कोवाइट्स को भी पता चलने लगा है इन अटैक्स के बाद कि वी आर अंडर द अटैक, हम पर हमला हुआ है और दोबारा भी हो सकता है। आप देखिएगा दोस्तों कि जिस दिन मॉस्को में भी जंग के सायरन बजने लगे तो प्रेसिडेंट पुतिन के दिन भी गिने जा चुके होंगे, क्योंकि जिनके पास खोने को बहुत कुछ होता है वही लड़ाई से सबसे ज्यादा डरते हैं। यूक्रेन के पास तो बचा ही क्या है जिसे खोने से वो डरे, जबकि रशियंस उनकी निस्बत बहुत खुशहाल हैं। तो ये दोस्तों एक टारगेट था रशियंस को टेस्ट ऑफ द वॉर देना, जो इन ड्रोन हमलों में नाकाम बज़ाहिर थे, लेकिन ये अचीव हुआ है। दूसरा मकसद इससे भी अहम था और असल में वो ज्यादा बड़ा टारगेट था, वो ये कि इन हमलों से यूक्रेन रूस का एयर डिफेंस सिस्टम चेक करना चाहता था। मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों ये एक टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस है। इसमें यूं होता है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की ये सलाहियत, ये कैपेबिलिटी चेक करना होती है कि इसका रेडार सिस्टम किस मैकेनिज्म पर काम करता है। इससे लिंक्ड जो मिसाइल सिस्टम है वो एक वक्त में कितनी इंट्रोजन्स यानी फजा में दाखिल होने वाले खतरनाक ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स को अटैक कर सकता है डिटेक्ट करने के बाद। फिर ये कि क्या ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक अटैक से भी जवाब दे सकता है या नहीं, इसकी रात और दिन की कारकर्दगी में, एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है। किसी हद तक ये भी चेक किया जाता है कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड है। लेकिन ये ज़्यादा अहम इसलिए नहीं रहा कि आजकल ये सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम मखसूस गाड़ियों पर होते हैं, जैसे कि रशिया का डिफेंस सिस्टम जो कि मॉस्को के लिए इंस्टॉल्ड है, पिंसर S1, वो तो व्हीकल्स पर, गाड़ियों पर मूव हो सकता है। सो इसकी एक वक्त की लोकेशन मैटर नहीं करती। खैर, इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ ड्रोन्स के जरिए चेक की जाती है वो ये है कि डिफेंस सिस्टम किस स्पीड और किस साइज की इंट्रोजन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ को देखकर, डिटेक्ट करके उसको उड़ा सकता है। ये पॉइंट अहम है, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम को हेलीकॉप्टर से छोटे साइज की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए सेट कर दिया जाए तो फिर क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये सिस्टम चील, उकाब और परिंदों को भी देखते ही उन्हें अटैक करना शुरू कर दे, उन्हें भी मिसाइल मारना शुरू कर दे। जस्ट किडिंग माय क्यूरियस फेलोज, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम में ये चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है, लेकिन इसका इम्कान बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये सिस्टम्स एयरबोर्न हॉस्टाइल टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए ही डिज़ाइन होते हैं। ये परिंदों की उड़ान, उनकी परवाज़ और मिसाइल या ड्रोन हमला किस तरीके से होता है, इन मिसाइल और ड्रोन्स की परवाज़ में, परिंदों की परवाज़ में क्या फ़र्क है, इसको ये सिस्टम्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब रूस के शहरों में दोस्तों जो पिंसर S1 सिस्टम इंस्टॉल्ड है, इसमें भी सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स लगे हैं, टारगेटिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो ये बहुत दूर से ट्रैक कर लेते हैं और जल्द ही हॉस्टाइल एयरबोर्न को और बर्ड फ्लॉक्स को, परिंदों के झुंड को बड़ी आसानी से उनमें फ़र्क कर लेते हैं। तो इस तरह आप समझ जाएं कि ये दो टारगेट्स, यानी रूस को अंदर से गैर महफूज दिखा देना उनके शहरियों तक को और डिफेंस सिस्टम की जासूसी का, ये दो टारगेट्स हैं जो यूक्रेन ने बहरहाल इन बज़ाहिर नाकाम ड्रोन अटैक्स से हासिल किए हैं। एक एक ड्रोन 6-6 लाख से 3-3 मिलियन डॉलर्स तक खरीदा जाता है या बनता है, यानी करोड़ों डॉलर्स यूक्रेन ने जिस जासूसी के लिए फूंक डाले, इसी जासूसी की मदद से, इसी स्पाइंग की मदद से दरअसल यूक्रेन रूस के खिलाफ एक बड़ा अटैक प्लान कर चुका है। यानी वो ये सब कुछ उस समर ऑफेंस के लिए कर रहा है जिसकी खबरें हम महीनों से सुन रहे हैं, और ये वो समर ऑफेंस है जिसके लिए यूक्रेन को नेटो और अमेरिकी मिलिट्री के बेहतरीन ट्रेनर्स महीनों से ट्रेनिंग दे रहे हैं। जर्मनी में नेटो ने यूक्रेनियन ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को बेहतरीन जदीद हथियारों से मॉडर्न वॉरफेयर की रियल टाइम कोचिंग दी है। 3D में, वर्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअल बैटल फील्ड क्रिएट करके इन्हें लड़ना सिखाया है, बिल्कुल असली की तरह 3D में। टैंकों, तोपों और पैदल फोर्सेस के दरमियान कम्युनिकेशन और जॉइंट ऑपरेशंस की भी वो एक्सरसाइजेज इन्हें करवाई गई हैं जो दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस का टॉप ब्रांड है। इसके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा भी यूरोप और अमेरिका ने अपने टैक्स पेयर्स की रकम से ही यूक्रेन को दिया है, जबकि बरतानिया और अमेरिका मजीद असलहा देने के वादे भी करते जा रहे हैं। तो इसी समर ऑफेंस से पहले दोस्तों यूक्रेन अपनी जासूसी, रैकी और जंग में जिसे कहते हैं स्पाइंग, डिसेप्शन वर्क, वो पूरा कर रहा है।
یہی وجہ ہے کہ رشین مخالف کیمپ یعنی نیٹو اور ساری مغربی دنیا کی امیدیں اب اس ٹرینڈ یوکرینین فورس سے لگی ہیں کہ وہ ڈی ڈے کی طرح روس کو سبق سکھا دے، جیسا کہ 1944 والے ڈی ڈے، جس میں کہ الائڈ پاورز نے یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں نے ہٹلر کے جرمن امپائر کو مزہ چکھایا تھا اور بھرپور اٹیک کیا تھا ڈی ڈے پہ۔ اسی حملے کے بعد آخر کار ہٹلر کی جرمنی نازی امپائر تھرڈ رائخ ختم ہو گئی تھی اور وہ خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یوکرین کے اس کاؤنٹر اوفینس کو اس سیکنڈ ورلڈ وار کے ڈی ڈے سے اس لیے لنک کیا جا رہا ہے کہ اس ڈی ڈے کے لیے بھی لمبی تیاری کی گئی تھی، اس کے لیے بھی کی گئی ہے۔ اس میں بھی امریکہ یورپین پاورز کے ساتھ الائنس میں تھا، آج بھی نیٹو کی شکل میں وہی اتحاد ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے ڈی ڈے میں تمام ممالک کی فورسز نے بھی نارمنڈی پر فرانس کے ساحل پر لینڈ کیا تھا، لیکن اس بار ان کے ویپنز اور ٹرینڈ سولجرز ہی روس پر اٹیک کریں گے۔ ویسے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 44 والا ڈی ڈے 6 جون میں لانچ ہوا تھا اور یہ اٹیک بھی، سمر اوفینس بھی، جون کے بالکل شروع میں لانچ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مماثلت ہے، ملتی جلتی بات ہے، جس کی وجہ سے یوکرین کے سمر اوفینس کو ڈی ڈے کہا جا رہا ہے۔ لیکن مائی کیورس فیلوز، آپ پوچھئے کہ یہ سمر اوفینس عرف ڈی ڈے کہاں لانچ ہوگا؟ ساتھیوں، اس کی تفصیلات تو کچھ ہفتوں تک ساری دنیا کے سامنے آ ہی جائیں گی۔ ابھی ایسا تھوڑی ہوگا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کسی کو جا کر بتا دیں گے کہ ہم کہاں اٹیک کرنے والے ہیں اور کہاں ہم ریسیپشن کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ میدان جنگ جو ہے جہاں پر یہ اوفینس ہونا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ خود بھی تو اندازہ کریں کہ کس جگہ اٹیک ہو سکتا ہے اور میدان جنگ کی صورتحال اس وقت کیا ہے، آپ کو خود اس کو دیکھ کر زیادہ اچھا لگے۔ یہ ساتھیوں، سرخ رنگ کا، ریڈ کلر کا سارا علاقہ روسی قبضے والا یوکرین کا جغرافیہ ہے۔ اسی علاقے کے کنارے کنارے ویسٹرن سائڈ پر رشین فورسز نے کئی لیئرز میں تہ در تہ ٹرینچز بنا رکھی ہیں، خندقیں کھود رکھی ہیں۔ ایک پوری ڈیفنس لائن ہے جو ان 6 سے 900 کلومیٹر کے ایریا میں لمبی پھیلی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر۔ ان کے پیچھے پھر ایئر ڈیفنس سسٹمز انسٹالڈ ہیں، اس کے پیچھے ٹینکس اور توپیں ہیں۔ تو یہ ایک لائن آف ڈیفنس ہو گئی رشیا کی، جس پہ کسی بھی جگہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب اس پورے میدان جنگ میں اس میں نیچے آئیے، یہ ساؤتھ کا جو خرسون کا علاقہ ہے، اس کا ایسٹرن پارٹ رشین قبضے میں ہے، روسی قبضے میں ہے، اور دریا کے پار، نیپر ریور کے پار ویسٹرن حصے میں یوکرینین فورسز ہیں۔ تو دوستو، اس حصے میں جو رشین کا ایسٹرن حصہ ہے خرسون کا، اس میں ایک خوفناک سیلاب آ چکا ہے۔ وہ ایسے کہ نیپر ریور کے سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک نوواکھوفکا ڈیم کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ 6 تاریخ کو 6 جون کی صبح اس ڈیم کا ایک بہت بڑا بند دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے ساتھ ہی دریا کے پاس ایسٹرن سائڈ سے ویسٹ سائڈ میں روسی قبضے والے علاقے میں جانے کے لیے جو واحد پل بنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ڈیم کے ساتھ ایک سڑک تھی، وہ بھی بہہ گئی۔ مطلب فی الحال تو یہ راستہ بند۔ رشین میڈیا کے مطابق یہ کاہوفکا ڈیم یوکرینین آرمی نے توڑا ہے اٹیک کر کے، تاکہ 2014 سے 2014 سے روس کے قبضے والے یوکرینین علاقے کریمیا کو صاف پانی کی سپلائی روکی جا سکے، کیونکہ کریمیا کو پینے کے پانی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کاہوفکا ڈیم سے جاتا تھا۔ اب اس کے برعکس آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں وہ پچھلے سال اکتوبر سے کہہ رہے ہیں کہ روس ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے والا ہے، جس میں کاہوفکا ڈیم کو وہ خود تباہ کرے گا اور نام ہماری فورسز کا لگے گا۔ تو اب جب کہ یہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے تو یوکرین کا کہنا ہے کہ اسے روسی فورسز نے توڑا ہے تاکہ ان پر اس طرف سے زمینی حملہ نہ ہو سکے، ہماری طرف سے ویسٹرن سائڈ سے۔ پریزیڈنٹ زیلنسکی کے مطابق روسی دہشت گردوں نے کاہوفکا ڈیم کو اور پل کو توڑ دیا ہے، کیونکہ جہاں دھماکہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ تو مہینوں سے، پچھلے سال سے روسی فورسز کے قبضے میں ہے۔ اب سوال پوچھنے والا دوستو یہاں یہ بنتا ہے کہ روس نے اپنے ہی علاقے میں، جسے کہ وہ اپنا علاقہ ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کو دنیا نہیں مانتی لیکن وہ اسے اپنا علاقہ ڈکلیئر کرتا ہے، اس میں موجود ایک بہت بڑے ڈیم کو کیوں توڑے گا کہ اس کا پانی بقول اس کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر گرے گا؟ تو وہ اپنے علاقے میں اتنا بڑا ڈیم کیوں توڑ دے گا جس سے اس کے اپنے علاقے کو پانی بھی جاتا ہے؟ اس پر یوکرینین لیڈرز کی لاجک یہ ہے کہ روس کے پاس دراصل لڑنے کے لیے ریگولر فورسز بہت تھوڑی رہ گئی ہیں، اس کے پاس فوج تھوڑی ہے، کیونکہ وہ اب تک اپنے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ گنوا چکا ہے، وہ یا مارے گئے ہیں یا زخمی ہو کر جنگ سے باہر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اب وہ یوکرینین سمر اوفینس میں لڑائی کے لیے کم سے کم ایریا چاہتا ہے جہاں جنگ ہو، یعنی میدان جنگ کم سے کم، چھوٹے سے چھوٹا ہو۔
सो जितने ज़्यादा इलाके पर अब सैलाब आएगा तो वहाँ ज़ाहिर है समर ऑफेंस में ज़मीनी जंग, टैंकों, तोपों और पैदल फोर्सेस की जंग तो नहीं हो सकेगी। और एयर फोर्स की लड़ाई, जंगी जहाज़ों की लड़ाई तो आप देख रहे हैं कि वैसे ही नहीं इस महाज पर हो रही, क्योंकि रूस अपने बेहतरीन फाइटर जेट्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसे खतरा है कि यूक्रेनियन एयर डिफेंस उनको मार गिराएगा। और यूक्रेन के पास रशियन डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने वाले मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं ही नहीं। सो रूसी सदर प्यूटन ने दोस्तों एक स्ट्रेटजी के तहत, ये यूक्रेन का दावा है, उनका इल्ज़ाम है कि समर ऑफेंस से पहले डैम को तोड़ दिया है ताकि वेस्टर्न क्रोसियन के इलाके को मैदान जंग से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि वहाँ सैलाब आ चुका होगा। इससे उन्हें अपनी ज़्यादा फोर्सेस को यहाँ ऊपर की ईस्टर्न डिफेंस लाइन में ले जाने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर इसे ना तोड़ा जाता, यहाँ सैलाब ना आता, तो ज़ाहिर है फिर बहुत बड़ी फोर्स वेस्टर्न क्रोसियन के दिफा के लिए भी सदर प्यूटन को लगाना पड़नी थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सैलाब है तो रशिया को यहाँ ना होने के बराबर ही फोर्स रखना पड़ेगी। तो ये यूक्रेन का कहना है कि इसलिए इन्होंने डैम तोड़ा है। अब जरा यहाँ सेंटर ईस्ट में दोस्तों मैदान जंग में बखमूत के महाज पर आते हैं, जहाँ रूस यूक्रेन जंग की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी गई है। 293 दिन 293 डेज की एक खून आशाम जंग के बाद इस शहर का फैसला हो चुका है। बखमूत में रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन की निजी मिलिशिया वॉगनर ग्रुप ने जंग लड़ी है और अब ये इन्हीं के कंट्रोल में है, यानी ये जीत गए हैं। स्वाय नॉर्थ में एक छोटा सा एक हिस्सा है जहां अभी तक यूक्रेनियन फोर्सेस हैं और वो मुसलसल वॉगनर ग्रुप पर हमले कर रही हैं बखमूत में। प्यूटन ने दोस्तों ये शहर पिछले साल से ही अपने दोस्त वॉगनर ग्रुप के लीडर युवाग्नी प्रिगोजिन के हवाले कर रखा था। आप अगर रशिया यूक्रेन वॉर पर हमारे वीलॉग्स मुसलसल देख रहे हैं, पहले वीलॉग्स अब तक, तो आप जानते होंगे कि वॉगनर ग्रुप क्या है। यहाँ बस इतना जान लें कि ये रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन के दोस्त युवाग्नी प्रिगोजिन के अंडर लड़ने वाले किराए के सिपाही हैं, जो रूसी हुकूमत के लिए ऐसे बैटल फील्ड्स में जाते हैं जहाँ रेगुलर फोर्सेस का नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो लिहाजा इन्हें पहले वहाँ भेज दिया जाता है ताकि जाके एक दफ़ा ये पहली डिफेंस लाइन के तौर पर वो काम करें। उसके बाद फिर रशियन रेगुलर फोर्सेस आती हैं, तो उससे ये होता है कि रेगुलर फोर्सेस रशिया की बच जाती हैं। तो यहाँ भी बखमूत में कुछ ऐसा ही मामला था। इस शहर के लिए इतनी शदीद जंग हुई दोस्तों, इतनी शदीद जंग हुई कि ये शहर अब खंडर बन चुका है। रूसी सदर इस शहर को फतह करने से ज्यादा दरअसल यहाँ की लड़ाई को लंबा खींचना चाहते थे ताकि यूक्रेनियन आर्मी इसके दिफा करते हुए ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठा लें, उनके ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। और यही हुआ। उन्होंने जहां अपनी रेगुलर फोर्सेस के बजाय वॉगनर ग्रुप को तवील अरसे तक लड़ने दिया और नतीजा ये कि 20,000 के करीब यूक्रेनियन सोल्जर्स वाकई मारे गए और जख्मी होने वाले भी इनमें शामिल हैं, यानी नकारा हो गए, वो लड़ नहीं सकते थे। जबकि रशियन साइड से भी बहुत से लोग मारे गए, मतलब मारे जाने वाले और जख्मी होने वाले ज्यादातर रशियंस ही थे, 1 लाख के करीब, क्योंकि वो अटैक कर रहे थे। डिफेंस वालों का हमेशा कम नुकसान होता है। बहरहाल दोस्तों ये अंदाजे वेस्टर्न मीडिया के हैं, लेकिन एक रशियन इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट जो कि प्यूटन इंतजामिया से लिंक्ड नहीं है, उसके मुताबिक अब तक यूक्रेनियन जंग में कुल रूसी हलाकतों की तादाद 24,400 24,400 से भी ऊपर है, जिसमें कि 16,000 सिर्फ बखमूत की जंग में मारे गए। इस लड़ाई में वॉगनर ग्रुप के सरबराह जिन्होंने ये सारी जंग लड़ी, युवाग्नी प्रिगोजिन, एक दिलचस्प पर्सनैलिटी है। वो खुद को और अपनी फोर्स को वाहिद बेलॉस रशियन डिफेंडर समझते हैं, रूसी फौज से कहीं बढ़कर खुद को समझते हैं और पेश करते हैं। उन्होंने 20 मई को मीडिया के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया। सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव हैं और कहा कि वो बखमूत पर कब्जा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने एक और बात की जो कि रशियन रेगुलर फोर्सेस को तंज करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए थी, और ऐसा वो अक्सर करते हैं। उन्होंने 20 मई को कहा कि हमने 200 दिन 200 डेज से ज्यादा ये जंग तने तनहा लड़ी है ताकि थकी हुई रेगुलर रूसी फौज को आराम मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने रूसी वजीर दिफा रशियन डिफेंस मिनिस्टर पर भी तंज किया कि इस जंग में किसी सरकारी इदारे ने और इस इदारे ने हमारी कोई मदद नहीं की है, ये सारी जंग हमने अपने वसाइल, अपनी मदद आपके तहत जीती भी है। इन बयानात के बाद वॉगनर ग्रुप दोस्तों बखमूत को स्टेप बाय स्टेप अब रशियन फोर्सेस के हवाले करने जा रहा है, यानी से छोड़ने जा रहा है। वैसे आपको बताएं कि वॉगनर ग्रुप के लीडर और फाउंडर युवाग्नी प्रिगोजिन बहुत चालाक इंसान हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बखमूत को फतह करने से इसे कब्जे में रखना अब और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब यूक्रेनियंस का समर ऑफेंस शुरू होगा, जो कि हो चुका है, तो इसे रोकना वॉगनर ग्रुप के बस की बात नहीं। इसीलिए उन्होंने एक ऐलान करके अपने
शहरियों को, रूस के शहरियों को बता दिया कि देखो मैं तो शहर फतह करके रूसी फौज के हवाले कर रहा हूँ, इसके आगे अगर ये यूक्रेनियंस ने छीन लिया, वापस ले लिया तो मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो हीरो हूँ, मैंने तो ये देखो जीत के दिखाया है। तो ये इस तरह के पॉपुलर स्टेप्स लेते हैं। वॉगनर ग्रुप और उसके लीडर प्रिगोजिन रूस में इतने पॉपुलर हैं, इतने मकबूल इन्हीं वजूहात की बिना पर हो चुके हैं कि कुछ हल्के उन्हें व्लादिमीर पुतिन के बाद रूस का नया सदर भी देखते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार बन के नहीं, बल्कि उनका जानशीन बनकर, उनका साथी बनकर। वैसे भी दोस्तों दोनों का, पुतिन और प्रिगोजिन का बहुत अच्छा सियासी और बिजनेस रिलेशनशिप तो बरसों से चल रहा है। अगर देखा जाए तो युवाग्नि प्रिगोजिन दुनिया में जो पॉपुलिज्म की एक वेव चल रही है उस पर सवार होकर बिल्कुल रशियन लीडर बन सकते हैं, और भी दुनिया में ऐसे बने हैं। तो अब उन्होंने भी शायद यही ट्रेंड देखते हुए अपनी पॉलिटिकल कैंपेन भी रूस में शुरू कर रखी है। वो रशिया का दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर खिताब कर रहे हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी जो कि उनकी कोई है उसको फैलाने के लिए मीडिया स्ट्रक्चर भी मुसलसल खड़ा करते जा रहे हैं हर शहर में। एक रशियन वेबसाइट के मुताबिक दोस्तों वो रूस के उन 10 सियासी लीडर्स में शामिल हो चुके हैं जिन्हें रूस के लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको शायद एक बात थोड़ी मजाक लगे, आपको फनी लगे, लेकिन एक वीडियो पैगाम में प्रिगोजिन ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के अगले सदर बनना चाहते हैं। वो यूक्रेन का 2024 का इलेक्शन उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा। जाहिर है ये वो या मजाक में कह रहे थे या शायद इस यकीन पर कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि वो मुकम्मल यूक्रेन को फतह कर लेंगे और पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। शायद उनकी मुराद ये थी या शायद उन्होंने तंज किया। लेकिन बहरहाल वो इस तरह की बातें करते हैं, पॉपुलर बातें जो लोगों में ज़्यादा शेयर हों, तो वो भी इसी किस्म के लीडर बनना चाहते हैं। पॉपुलिज्म की वेव पर सवार होकर रशिया के अगले लीडर बनना चाहते हैं। ये उनके कामों से, उनके मीडिया प्रेजेंस से साफ नजर आता है। तो खैर दोस्तों, ये मैदान जंग का ईस्टर्न, थोड़ा सेंट्रल और सॉदर्न हिस्सा था जो हमने आपके सामने रखा। अब चलते हैं नॉर्दर्न हिस्से की तरफ, शुमाली हिस्से की तरफ यूक्रेन के, जहां के डिसेप्शन गेम चल रही है, धोखा दिया जा रहा है। मतलब यहां समर ऑफेंस से पहले डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की यूक्रेनियन फैक्ट्री पूरे जोरों शोर से काम कर रही है। अब होता यह है कि जो रूस के साइड के इलाके हैं, शुमाली साइड पर यूक्रेन के, उन रूसी इलाकों में रेडियो और टेलीविजन पर डीप फेक ऑडियो वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं। अचानक से लोगों ने घरों में टीवी लगाया होता है, रेडियो लगाया होता है, तो वहां पर डीप फेक वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं। इन वीडियोस में होता क्या है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रशियन बॉर्डर रीजन्स में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर रहे होते हैं। वो अपने शहरियों से कह रहे होते हैं कि इलाकों को जल्दी जल्दी खाली कर दें और नई जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। ये और इस जैसे बहुत से कंफ्यूजिंग बयान मुसलसल इन रशियन इलाकों में जो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ हैं वो लोगों को सुनने को मिलते हैं। और ये बयानात जो हैं, कंफ्यूजिंग बयानात, ये उन बॉम्ब शेल से भी ज़्यादा असर करते हैं जो कि यूक्रेन रशियन बॉर्डर के पार फेंकता है। अब यही दोस्तों कम्युनिकेशन वॉर है, और ये भी यूक्रेनियन समर ऑफेंस से पहले लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों ये है पूरा आज तक का मैदान जंग, साउथ से, ईस्ट से और नॉर्थ तक, जहां अब बहुत बड़ा डी डे समर ऑफेंस लॉन्च हो चुका है। आप इसकी रोज खबरें सुनेंगे। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि रूस इस सारे बंदोबस्त से बेखबर है। रशियन फोर्सेस ने भी पूरा इंतजाम कर रखा है। दो तो आप जान चुके हैं कि उसने मैदान जंग के एक बड़े सॉदर्न हिस्से में फ्लड सिचुएशन पैदा कर दी है, सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है, और 900 किलोमीटर के एरिया में कई जगहों पर तह दर तह ट्रेंचेस बना दिए। लेकिन साथ ही उन यूक्रेन के इलाकों पर जहां रूस ने कब्जा कर रखा है, लुहांस्क से लेकर नीचे क्रीमिया के ऊपर तक, यहां उसने एक कानून भी तब्दील किया है जो कि उसे जंग में बहुत मदद देगा। सदर पुतिन ने यहां कानून जारी किया है कि जो यूक्रेनियन शहरी खुद को रशियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर नहीं करवाएंगे उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मुल्क से निकाल दिया जाएगा। इस कानून के मुताबिक जो लोग अपनी यूक्रेनियन शहरियत बरकरार रखना चाहेंगे, मतलब वो रूसी शहरी नहीं बनना चाहते, वो एक फॉरेनर, एक गैर मुल्की के तौर पर कुछ देर रह सकते हैं, जैसे कोई भी गैर मुल्की वीज़ा पाबंदियों के साथ किसी भी मुल्क में ठहर सकता है। उसी तरह इन पाबंदियों का इत्तलाक जो ये कानून आया है, ये 1 जुलाई 1 जुलाई से होगा। इसके साथ ये कानून भी यहाँ पर सदर पुतिन ने जारी कर दिया है कि जो शहरी रूस को डिस्टेबलाइज करने की कोई भी कोशिश करेगा या किसी की मदद करेगा, उसे 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है अगर वो मौत से बच गया तो। जबकि दहशतगर्दों की मदद, मतलब यूक्रेनियन फोर्सेस की मदद अगर कोई भी इन इलाकों में करेगा तो कम से कम उसको 7 साल की जेल होगी।
इन कवानीन का मकसद बज़ाहिर तो यही लगता है कि रूस अपने कब्जे वाले यूक्रेनियन इलाकों में लोगों को डराना चाहता है कि जब समर ऑफेंस शुरू हो, अपने पीक पर हो, तो कोई यूक्रेनियन फोर्सेस की मदद करने का सोचे भी ना कि हम यूक्रेनियन शहरी हैं, रूस ने हम पर कब्जा किया है, तो हमें चुपके अपनी फोर्स की मदद करनी चाहिए। तो ये कानून ये करेगा कि उनको आम शहरियों को डराएगा कि गलती से भी किसी यूक्रेनियन को पनाह ना दें, मालूमात ना दें, फ़ोन पर राब्ता ना करें। आखिर में दोस्तों हम देखते हैं कि क्या इस समर ऑफेंस के नतीजे में रूस हार जाएगा, उसके पीछे जाना पड़ेगा, या फिर यूक्रेन हार जाएगा और रूस इन ईस्टर्न इलाकों को नेप्रो रिवर के साथ तक का जितना एरिया इसने अब तक कब्जा किया है, जो आप नक्शे में देख रहे हैं, उसे अपना हिस्सा बना लेगा, जैसे उसने क्रीमिया और चेचनिया को बना लिया। माय क्यूरियस फेलो, इसके लिए आपको थोड़ा हैरत वाला जवाब मिलेगा। वो ये कि जीत या हार की तो तब हम बात करें जब रूस के दुश्मन इस जंग का खात्मा चाहते हों। हमारा ख्याल है कि मगरबी ममालिक और अमेरिका यूक्रेन जंग का जल्दी खात्मा अब नहीं चाहते। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रशियन पावर एक ऐसी जंग में आकर फंस गई है जिसे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं रहा। इसीलिए मगरबी ताकतें जंग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करना चाहती हैं, लंबी तवील खींचना चाहती हैं। उस वक्त तक इस जंग को ये लोग जारी रखना चाहते हैं जब तक कि रशियन इकोनॉमी और रीजनल पावर स्टेटस का भुरकस ना निकल जाए। ये उनकी एलानिया पॉलिसी नहीं है, लेकिन मिलिट्री लॉजिक में यही एनालिसिस सबसे फिट बैठता है। अब इसके उलट देखें तो रूस भी इस स्ट्रेटजी को ज़ाहिर समझता है। बदलती जंग में उसने भी जान लिया है कि यूक्रेन के साथ उसकी जो जंग है ये 99 की चेचेनिया वॉर और 2014 की क्रीमिया जंग की तरह नहीं है। उसे बरसों लड़ाई करना पड़ेगी अगर उसने जीतना है, या फिर उसे अपनी इकोनॉमी और अपना स्टेटस बचाने के लिए ये इलाके छोड़ना होंगे। जाहिर है ये दोनों सिचुएशंस, दोनों ऑप्शंस कम से कम व्लादिमीर पुतिन के लिए तो काबिल कबूल नहीं है। उनके लिए तो ये किसी स्टीफन किंग के हॉरर नॉवल के प्लॉट जैसी हैं। तो इसी खतरनाक सूरत हाल से ज्यादा बचने के लिए रशियन प्रेसिडेंट वॉलंटियर से और वॉगनर ग्रुप जैसे आज़ाद जंगजुओं से काम चला रहे हैं ताकि अपनी रेगुलर फोर्सेस को और ताकत को और एयरफोर्स को किसी फैसला कुन जंग के लिए, डिसाइसिव बैटल के लिए बचा कर रखें। हालांकि ये वॉलंटियर्स जिनसे फिलहाल वो काम चला रहे हैं, ये भी इन्हें मुफ्त में नहीं पड़ते। इन्हें हर माह मजमूई तौर पर अरबों डॉलर्स और हजारों टन असलहा इन्हें देना पड़ता है। वेस्टर्न पावर्स भी यही चाहती हैं, हर पल यही चाहती हैं कि वो यूक्रेन की फोर्सेस को ही असला और ट्रेनिंग देती रहें और रूस को कमज़ोर करती रहें और मजबूर करती रहें कि वो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेगुलर फोर्सेस को सामने लाए और नुकसान करवाए। साथियों, समर ऑफेंस का रूस क्या जवाब देता है, कैसे जवाब देता है, ये वाक़यात जैसे ही अनफोल्ड होते रहेंगे हम इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते रहेंगे, जैसे कि पहले दिन से रख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन रूस जंग की कहानी अगर आपने शुरू से नहीं देखी तो इस दौर की इस ग्रेटेस्ट गेम को ज़रूर देखें और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ जानिए कि ये वॉगनर ग्रुप है क्या, और ये रही दोस्तों रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक जासूस से मुल्क का ताकतवर तरीन इंसान बनने की इंतहाई दिलचस्प कहानी।